हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब? उम्मीद है तुम सब बेस्ट ही होगे। तो आज कौन सा टॉपिक है ना, आज हम फिर से बात करेंगे लॉगिंग इनटू द फ्यूचर नाम की मानवा के बारे में। और आज हम कवर करेंगे पार्ट 2 को। और तुम लोगों ने नहीं देखा पार्ट 1 तो तुम लोग जाकर लाजमी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सो टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तुम सबको याद होगा अपना जो शंगलू वगैरह को काफी ज्यादा स्टार्टिंग में वीक वगैरह होता है एंड इंस्टेंस 0.8 तक होता है, मतलब सबसे ज्यादा वीक वगैरह। इसके बाद ये सपनों की दुनिया में जाता है एंड इसको पता चलता है कि वहाँ पे ज़ोंबी वगैरह पे अटैक कर देता है। ज़ोंबी को मारने के बाद जाके इसे पता चलता है कि भाई ये तो पूरी सपने वाली दुनिया में आ चुका है। ज़ोंबी फिर से बेहोश होता है और ये अपने घर पे दोबारा आता है। वादे पे कहता है शंगलू तुम कहाँ हो? और इसकी जल्दी छोटी बहन को भी हमें दिखाया जाता है तो ये कहते हैं कि जल्दी आओ खाने के लिए, बट वैसे डिलीशियस तो है। ये बहन के बारे में भी पता चलता है कि ये एक जीनियस है स्कूल की एंड ऑफ कोर्स इसके ऊपर लेवल की होगी तो ये मिलिट्री में बहुत जल्दी ज्वाइन करेगी। ये शौक होता है कि भाई इतना खाना कब से टेस्ट हो गया, वो इसे दे रहे इतना कब से खाने लग गया। उसके बाद वही बोल तो जाता है कि तुम बहुत जल्दी आगे जाओगे, हमें तुम पे भरोसा। बट उसकी बहन क्या कहती है, इतना तो बढ़ गया और कितना बढ़ना है। इससे अपना एमसी जाता है रेड बुक एकेडमी में और ऑफ कोर्स हमें इसके रूल्स वगैरह भी बताए जाते हैं। पहला, अगर तुम्हारा ब्लड इंसान 1.5 होता है तो तुम्हारा 150 कम्बैट पावर होगी। और अगर तुम्हारा ब्लड इंसान 15 होता है तो तुम्हारी कम्बैट पावर 1500 होगी। अगर तुम्हारी ब्लड इंसान 100 होना चाहिए तो कम्बैट पावर 10,000 होनी। तो भाई रेड बुक एकेडमी में जाता है एंड अपना ब्लड इंसान चेक करवाता है तो इसका भाई 0.9 का होता है ब्लड इंसान और कम्बैट पावर 113 होती है। फिर ये नहीं करते हुए भूख लगने लग जाती है। फिर तो ये कहता है कि मेरा गुजारा ना हो पाया तो मैं ब्लड इंसान में ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। जिम क्लास का दिखाया जाता है, पैर तो मोटा शौक होता है वो देख के कि भाई एक तू कब से बढ़ पाया इतना, तेरी बॉडी बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, कुछ तो हुआ है ना शंगलू? शंगलू आता ऐसा कुछ नहीं, बस मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। हाल में आते हैं हम मिलता है अपने टीचर जिसका नाम है जोंग। ये कहता है कि आज का तुम्हारा बेसिक ट्रेनिंग का होगा, तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। एमसी नोटिस करता है, बोलता है इसकी मूव्स तो काफी ज्यादा सिंपल है। फिर अपना वही टीचर एक युंगियन नाम का बंदे को बुलाता है। ऑफ कोर्स युंग ऐसा लोंडा जिसपे सब लड़कियां मरे तो वो टीचर पे स्पेयर वगैरह करता है। बट टीचर नोटिस करता है अपने शंगलू को, वो शंगलू को बुलाता है वहां पर एंड कहता है कि तुम युंग के साथ स्पेयर करो। मान जाता है, पहले तो बहुत बुरा बुरा बोलता है युंग अपना शंगलू को, बट अपना शंगलू से एक मुक्के के साथ उड़ा देता है। शंगलू कहता है भाई मैंने इतनी जोर से नहीं मारा, बट टीचर कहता है कोई ज्यादा है नहीं ऐसे चोट वगैरह। फिर ये टीचर अपने साथ से शंगलू को ले जाता है एंड कहता है कि तुम्हारे कोई ड्रग वगैरह तो नहीं लिया? एमसी तो कहता है भाई मैंने बिल्कुल भी नहीं है। फिर ये चेक करता है बट इनसे 1.5 कम्बैट पावर इसकी है। कम्बैट पावर 150 कुछ होता है। फिर तो ये टीचर ये कहता है ये कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है, इससे बच के रहना होगा वो सब वगैरह। उसके टीचर का भी थोड़ा बैक स्टोरी वगैरह दिखाया जाता है। वो यही कहता है कि अगर मॉन्स्टर वगैरह हुआ तो इससे हमने जीतने का कोई चांस ही नहीं होता। टीचर बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए? एमसी बोलता है अगर ऐसा है तो ठीक है, मुझे दो चीजें चाहिए। पहली चीज मैं मटेरियल आर्ट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, दूसरी चीज के स्कूल मुझे थोड़ा और फ्री टाइम दे। कार्ड वगैरह देता है एंड अपना एमसी भी मान जाता है। फिर ये कहता है कि क्रिस सिस्टर शंगलू जैसे स्टूडेंट को पैदा कर लिया, अब हमारा चांस। तो यहाँ से हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होता है। तो लड़कियां शॉपिंग वगैरह कर रही होती हैं एंड ऑफ कोर्स अपना एमसी भी उसे देखता है। इसकी माँ बोलती है टॉनिक लेने के बाद अच्छे से ट्रेनिंग करना ताकि ये प्रॉपर्ली ऑब्जर्व हो जाए, ठीक है? एंड वो बच्ची बोलता है ये मोम इस बार मॉक एग्जाम में मैं फर्स्ट आके ही रहूं। एमसी मन में सोचता है बोलता है 3000 का एक बोतल, मेरे माँ बाप दिन रात मेहनत करते रहे और वो बस 300 वाला ही अफोर्ड कर पाए थे। जो मटेरियल आर्टिस्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं वो ज्यादा पैसे कमा देते हैं। वही ना, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम ऑफ कोर्स वो चीज ले सकते हो और फिर वही पैसा यूज करते हैं और भी स्ट्रॉन्ग मटेरियल आर्टिस्ट बनने के लिए। इससे ये साबित होता है कि गरीब घर का बच्चा अमीर बनना इतना मुश्किल है। इन्हीं एक असली जीनियस है जिसके बाद अपनी किस्मत बदलने का तरीका कि मैं एक बोझ बन गया हूँ जो हमारा थोड़ा सा रिसोर्सेज का भी एक हिस्सा ले रहा हूँ और मैं खुद ना तो मैं कभी अपनी एवरेज एबिलिटी को कभी एक्सेप्ट कर पाया और ना ही अपनी किस्मत बदलने के लिए कभी मेहनत की। बस हर दिन बिना किसी मकसद के जीता रहा। अपना एमसी किसी को देखते हैं, आज मैं तुझे स्कूल तक लेके जाऊंगा, मैं अभी नया स्वर्ण करेक्टर बनाया है, अब देखना कैसे फाइट करता हूँ, बस देखा जा कैसे कैरी करता हूँ। हाँ तेरी स्किल के साथ शायद हम ज्यादा फास्ट बढ़े, अगर तू इफेक्ट हो जाए थोड़ा स्पेयरिटी चेक कर ले। फिर मन में सोचता है, बोलता है मैं हमेशा चाहता था कि मैं मटेरियल आर्टिस्ट के कमाल की दुनिया देखूंगा। मैं बस गेम में छुप गया अपनी पुरानी जिंदगी से थोड़ा सा कनेक्शन बनाए रखने के लिए। शंगलू एक एग्जांपल देता है एंड बोलता है जैसे एक मछली जो टैंक में फंसी हूँ, मैं भी उस अनाज समुद्र की आजादी को तरसता था लेकिन उस टैंक की कंफर्ट और सेफ्टी को छोड़ने से डरता हूँ। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, मैं पानी के ऊपर की शक्ति तोड़ दी और उसे पार कर एक नई दुनिया का दरवाजा खोला। एक बार फिर मुझे अपनी किस्मत बदलने का मौका मिला। जो मुझे करना है और जो मुझे करना चाहिए, इस बार मैं गलत फैसला नहीं लूंगा। एमसी अचानक से शौक होता है, लगता है कुछ ओरा वगैरह कुछ आ रहा है। ये बोलता है ये सब इतने कम समय जितने
जितनी भी लड़ाई की यादें मैंने जमा की है सब एक ही पल में मेरे अंदर समझ गई है। मुझे फाइनली अपनी फर्स्ट टेक्निक में जो रुकावट थी उसे पार कर लिया। अब ये टेक्निक सच में मेरी अपनी बन चुकी है। अपने नेचर को समझने के बाद अपनी असली रूप को पाना, क्या ये वही एक्सेसरी है जिसके बारे में टीचर ने क्लास में बोला था? मैं इस रास्ते पर एक और कदम आगे बढ़ा चुका हूँ। बोलता है कि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता रहूंगा ताकि जो चाहिए उसके लिए लड़ सकूं। आई थिंक ये सब्जी वगैरह कुछ गिफ्ट पकड़े हैं मेरे ख्याल से। एक ज़ोंबी को दिखाया जाता है और ज़ोंबी आई थिंक इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। शंगलू ने उसका मुक्का को ब्लॉक कर लिया है एंड शंगलू फिर प्रिपेयर करता है प्रमुख का सीधा हेडशॉट गाड़ दिया उसने सच में नीचे। उसे बोलता है ये ज़ोंबी शायद जिंदा था तब भी मटेरियल आर्टिस्ट था। ज़ोंबी बनने के बाद भी ये कॉम्बैट टेक्निक यूज कर रहा था। ज़ोंबी की मेमोरी के हिसाब से बेस 1359 बिल्कुल आगे है, लेकिन बेस को ब्लैक ढूंढने घेरा होना चाहिए और वहाँ एक मोस्टर का एक खतरनाक झुंड होना चाहिए, लेकिन अभी तक एक भी मोस्टर नहीं मिला। कितनी अजीब बात है। तो फिर ज़ोंबी को दिखाया जाता है। ऑफ कोर्स एमसी उन पर निपट भी लेता है ऑफ कोर्स इतनी आसानी से। देखता है शौक होता है थोड़ा हो आखिरकार मैं इधर आ गया। सो फाइनल तौर पे 1359 बेस पर आ गया। देख के थोड़ा सा तो हैरान हो कहता है वो कितनी शानदार सिटी वॉल है, ये बेस कैसे हो सकता है, ये तो पूरी एक सिटी लग रहा है। तो थोड़ा सा परेशान बोलता है अब तो अगर दो बड़े स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर भी सामने आ जाए तो मुझे शौक नहीं होगा। ये वॉल कम से कम 20 मीटर मोटी है, सोचना मुश्किल है ऐसे क्या बैटल हुआ होगा जो इतना बेस को तोड़ कर रख दिया। इस दुनिया का मिलिट्री आर्टिस्ट और उनकी सिविलाइजेशन मेरी दुनिया के कई ज्यादा आगे है। अगर इतना पावरफुल एरिया भी के सामने हार गई तो हमारा फ्यूचर का क्या होगा। तो आगे जाके ट्विस्ट खुलेगा ना शंगलू के साथ। तुम लोग बिल्कुल रेडी हो, बस देखते जाओ। वो स्टेचर बाकी सबसे अलग लग रहा है, शायद वो मिलिट्री बेस या कम्बैट सेंटर होगा। कुछ चीज पड़ी होती है और एमसी कहता है हो वो क्या है, लगता है एक ज़ोंबी है। तो वही बंदा वगैरह फिर से अपने एमसी पर थोड़ा दबाव डालता है और एमसी तो डर जाता है। भाई वो तो देख के शौक है ये है कौन। वो कहता है ये क्या था, एक शौकीन या कोई फिजिकल पावर, इतनी डरावनी और पावरफुल पावर थी ये। बोलता है हाँ वो जगह मेरी अभी की पावर से बहुत ज्यादा है, अभी के लिए वहां से निकल जाना ही बेहतर होगा। पहले आकाश का एरिया चेक करना होगा, नीचे जो ज़ोंबीज हैं वो इतने डेंजरस तो नहीं लग रहे। भाई ज़ोंबी पे अटैक करा और दूसरी जगह शिफ्ट हो गया और वो तो कहता है ओह मैं कह रहा हूँ ना ये जिनों की तरह बन रहा है। भाई तू मत बन। यहाँ तो कोई ज़ोंबी भी नहीं है, बिल्कुल एक नॉर्मल अपार्टमेंट जैसा लग रहा है। शायद ये लोग खाना खा ही रहे थे जब बीमारी शुरू होगी। कल्ट वे वैसे ही वैसी है, दरवाजा या कहीं पे कोई भी नुकसान नहीं दिख रहा कि आम लोगों को वो ब्लैक मिस्ट से ज़ोंबी बनने का मौका भी नहीं मिला। किसी को कोई चीज दिखती है वो तो ये क्या है अभी भी काम कर रहा है। वो होलोग्राम जैसा कुछ भी था उसमें से एक एआई नाम की कुछ निकलती है, बोलते हैं हेलो वेलकम यूजर ट्री है टेक्नोलॉजी। शौक होता है और बोलता है ये क्या है होलोग्राम या वर्चुअल रियलिटी। फिर हमसे शौक होता है बोलता है रुको ये तो वो बोल रही है ना बिल्कुल वही लैंग्वेज जो मैंने बोलता हूँ, ये तो मेरी ही लैंग्वेज बोल रही है, कहीं ये कोई हाई टीच ऑटो ट्रांसलेशन तो नहीं है राइट। फिर वो एआई बोल दिया मैं हूँ तियांग टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट 16 जनरेशन ऑप्टिकल माइंड की बुलेट एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एली 359 के नेटवर्क सर्विस मैनेजमेंट की जिम्मेदार हूँ। बोलता है ऑप्टिकल माइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सच है मैं कोई फ्यूचर टेक्नोलॉजी में है। तो फिर एली क्या तुम मुझे लेटेस्ट न्यूज दे सकती हो। एली बोलती है बिल्कुल मैं खुशी से मदद करूंगी, स्काई नेट से कनेक्टेड हो रहा है, कनेक्टेड फेल भी हो गया। A359 के सिलेक्शन डेटाबेस तक एक्सेस कर रही हूँ, कनेक्शन हो गया। इसके सामने काफी कुछ खुल गया है मेरे ख्याल से। और पहले तो लिखा है मेन बेस नंबर 2 ने 25 स्पेस का सक्सेसफुल लॉन्च कर दिया है, इंटेलिजेंट लाइफ की तलाश में टारगेट डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड मिलिट्री अलायंस में बेस नंबर 1 पर 24 ग्रैंड मार्च कन्वेंस होस्ट करेगा। इस कन्वेंस में नियर स्ट्रेटजी पॉलिसी हर चर्चा होगी जो अभी रोल आउट की गई है। मन में सोचता है और बोलता है रैंक 10 मटेरियल आर्टिस्ट, अगर इस दुनिया का रैंकिंग सिस्टम भी हमारा जैसा ही है तो मैं सोच भी नहीं सकता कि उनका मटेरियल आर्टिस्ट ने किस लेवल तक प्रोग्रेस किया होगा। फिर इनके सामने कुछ आता है, हमसे कहता है क्या अजीब क्रिएचर है यार। तो थोड़ा शौक में बोलता है इस दुनिया के मटेरियल और टेक्नोलॉजी दोनों ने वाकई सोच से परे हाई छोड़ ली है। ये तो रैंक 10 जैसा पावर हाउस होने के बावजूद और उनके नीचे ताकतवर सिस्टर वॉल के बावजूद भी जब उनका सामना वो मोस्टर से तो वो कुछ भी नहीं बचा पाए। एक्चुअली इन्होंने तो अपना होम प्लेनेट तक छोड़ने का फैसला कर लिया था। ओग्लासी के फास्ट एंड हीरो में एक्सप्लोशन टीम भेजने लगे ताकि कोई नया जीने लाइफ प्लेनेट मिल सके जिसे अपना घर बना सके। लेकिन जिस दिन तक होम एक्सप्लोरेशन का खत्म हुआ किसी भी टीम ने कभी कोई अच्छी खबर नहीं भेजी। बिल्कुल सही, हम अपनी विनाश के वजह से नहीं बच सकते। कितनी शानदार सोल्यूशन थी ये, इतनी बदनसीबी है। फिर एली क्या तुम इस दुनिया के इतिहास मेरे सामने ला सकती हो। और एली तो बोलती है समझ गई, दुनिया का इतिहास रिवाइज किया जा रहा है और इसके सामने कुछ आ जाता है और ये पहले तो सोचता है इतना पावरफुल सोल्यूशन भी अपने विनाश से नहीं बच पाया। आज हम उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीख पाए और अपने ऊपर वही अंजाम आने
से रोक सके। मटेरियल कैलेंडर से पिछले साल में दुनिया के कोने कोने में बड़े बड़े शहर खुल गए, जिनमें से अनोखा और भयानक मूर्छा की फौज बाहर आई। इसने बोला ना कि भाई वो कोने कोने से शहर खुल गए, आई थिंक थोड़ा बहुत तो वो भी है ना, सोलर लेवल में भी ऐसे ही था, एक पोर्टल वगैरह खुल गए थे उनके और अचानक मॉन्स्टर वगैरह आने लगे, तो उसका भी थोड़ा बहुत ऐसे ले लो। ईयर 34 MC एंशिएंट ड्रैगन किंगडम में दुनिया के पहले ऐसे मटेरियल आर्टिस्ट पैदा हुए जो इनर की का इस्तेमाल कर सकते थे। उसी साल वर्ल्ड मटेरियल आर्टिस्ट की स्टार्टिंग हुई। इसी तरह डर में बोलता है रुको क्या ये हमारा ही वर्ल्ड की हिस्ट्री नहीं है, तो थोड़ा रिलैक्स हुए मन में बोलता है समझ गया, सेम लैंग्वेज और वही मटेरियल आर्टिस्ट ट्रैकिंग सिस्टम जो मैंने अभी देखा वो किसी और दुनिया का डिस्ट्रक्शन नहीं था बल्कि हमारे ही वर्ल्ड का फ्यूचर था 10 साल बाद का। मैंने तुम सबसे क्या बोला था, तुम सबका माइंड ब्लोइंग होगा आगे जाके, और अब जाके से समझ लगा कि ये भाई फ्यूचर में आया अपने। तो थोड़ा शौक होकर बोलता है रुको जरा, शायद दोनों बिल्कुल सेम ना हो, ये सिर्फ कोइंसिडेंट भी हो सकता है या शायद कोई पैरेलल यूनिवर्स। एली क्या तुम किसी स्पेशल आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ सकती हो? ट्यूशन सर्च कंप्लीट, और ये अपने आप को देखता है, कहता है ईयर 297 MC जून। बोलता है ये सच में मैं हूँ, क्या हुआ था, मैं सिर्फ 28 साल तक ही जिंदा रहा और ऊपर से मैं बस एक सिल्यूजर था, मैं एक और क्विकी करना चाहता हूँ। MC बोलता है ईयर 299 मार्च के इंसान जिसका नाम था लू शेंगसू। एली बोलते हैं गेस्ट के पास मटेरियल आर्टिस्ट की इन्फॉर्मेशन देने का परमिशन नहीं है, प्लीज एक जेनेटिक ब्लड सैंपल सबमिट करे ताकि अफोर्ड एक रजिस्टर्ड यूजर बना जा सके। ये सोचता है मन में और बोलता है मुझे रजिस्टर होने के लिए अपना ब्लड सैंपल देना पड़ेगा, मैं ये कैसे करूँ, क्या इस मशीन में कोई सेंटर या कुछ लगा हुआ है? भाई ये क्या कर रही है ये? एमसी भी कहता है रुक जाओ, ये तो भाई थी कैसे तरीके से घूमने का रही है। एमसी तो भाई शर्मा रहा है और वो कहती है ब्लड कलेक्टेड हो चुका है। बोलता है तो फ्यूचर में ये सबसे ऐसा होता है हो, चाहे ये बस एक वेटर करेक्टर क्यों ना हो। ये आई थी कोई एरो वगैरह आने लग जाता है। एमसी कहता है क्या हुआ? एनालाइज ह्यूमन जेनेटिक ब्लड सैंपल कंप्लीट हो चुका है, प्रोजेक्ट फ्रेश इंटीग्रेटेड कनेक्शन टू फ्रेश रिस्पॉन्सिबिलिटी 9359। आ जाते हैं एमसी के पास, वो कहता है ये क्या है, क्या इसका ताल्लुक उस प्लान से है जिसमें अर्थ को छोड़कर नए प्लान ढूंढने जा रहे थे देखने के लिए? एमसी कहता है हो, और उसके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह आ जाते हैं, लूशन वगैरह। भाई इसकी पिक्चर भी अलग लग रही है यार। ये कहता भी और मेरी प्रोफाइल पिक अलग क्यों लग रही है, क्या फ्यूचर बदल गया है? चलो डिटेल देखते हैं। स्कूल का बेस्ट ग्रेड के साथ मैंने भाई हाई से ग्रेजुएट किया और वही सिटी में ओवरऑल 23 रैंक भी हासिल की। बरही सिटी आर्टम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और 3 साल बाद मिलिट्री ज्वाइन की। तियाने मिलिट्री डिवीजन में ड्यूटी की और साउथियन वर्ड जोन में शहीद हो गया। उम्र थी 37 साल, बिना किसी नुकसान के। लिटरेचर में कोई खास योगदान नहीं था। शौक में बोलता है क्या ये हो सकता है कि जब मैं ज्यादा पावरफुल बनना शुरू कर दिया तो फ्यूचर भी बदल गया? मेरी जिंदगी का ट्रैक 18 तक बिल्कुल सेम था। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले भी मेरे स्टैंड में जो अचानक से ग्रोथ आई थी उसका रिकॉर्ड है, लेकिन इतिहास की बोझ के सामने मेरी वो छोटी सी अचीवमेंट ने भी कोई लहर तक नहीं उठाई। इतनी बड़ी ह्यूमन डेटाबेस में मैं तो जीनियस कहने लायक भी नहीं हूँ। आखिरकार 10,000 सालों की हिस्ट्री में कितने ही जीनियस लोग होंगे जो गिने तक नहीं जा सकते, लेकिन जो सच में हिस्ट्री में अपने नाम छोड़ गए वो तो सिर्फ चंद ही लेजेंड थे। लेकिन ये जो डाटा है ये भी परफेक्ट नहीं है। कोर्ट कहता है कि ब्लड एंट्रेंस एग्जाम के टाइम मेरी ब्लड स्ट्रेंथ थी 2.012 और कॉम्बैट पावर थी 257 अगर ड्रीम वर्ल्ड को इग्नोर करें, और मैं सिर्फ बॉडी डिफेंसमेंट टेक्निक और ब्रीथिंग टेक्निक पे काम करता रहूं जो बूट्स मुझे अवेलेबल रिसोर्सेज से मिल रहे हैं उनके साथ। लेकिन अगर मैं ड्रीम वर्ल्ड में की गई कल्टिवेशन और वहां के जीनियस को भी इंक्लूड करूं तो मैं डेफिनेटली उन रिजल्ट को क्रॉस कर दूंगा। सिटी में 23 रैंक में कैसे हो सकता हूँ? मुझे तो इंटरनेशनल रैंकिंग में होना चाहिए। मेरी पहचान ऐसे नाम बनेगी जो हर किसी को याद रहे। मेरा फ्यूचर ये उससे कहीं ज्यादा बढ़ेगा। अगर मैं स्टोन बन के अपना फ्यूचर बदल सकता हूँ तो फिर इंसानियत के ऊपर मंडराते हुए डिस्ट्रक्शन के साया उसमें खुद मिटूंगा। मैं सब कुछ बदल दूंगा और सबको बचा लूंगा। ये पैनल मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। That will highlight a blaze through humanity। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अपना शंगलू भी अपने घर वापस आ गया है। शंगलू की माँ बोलती है शंग तुमने अभी तक स्कूल यूनिवर्स क्यों नहीं पहना, आज तुम्हारा स्कूल नहीं है क्या? शंगलू बोलता है मेरे टीचर ने कहा है कि मैं अब घर से ही पढ़ सकता हूँ, मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। की माँ मन में सोचती है और बोलती है ऐसा भी हो सकता है क्या स्कूल में सेल्फ स्टडी का ऑप्शन है? मैंने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना। कहता मैंने पेट भर खा चुका हूँ, मैं अपने रूम में जाकर ट्रेनिंग करूंगा। शुक्रिया मेरे रूम साफ करने के लिए। मोम की माँ बोलती है जाओ बेटा
जाओ, ऐसे ही मेहनत करते रहें। बहन मन में सोचती है एंड बोलती है वो लड़का हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता जा रहा है, अब वो पहले जैसा बेवकूफ नहीं रहा। सच कहूँ तो अब उसमें कुछ डार्क और मिस्टीरियस जैसा लग रहा है। अपने रूम में आता है, ऐसे कॉल आती है, एमसी बोलता है हेलो टीचर सॉन्ग। अरे शंगलू तेरे स्कूल स्कॉलरशिप के पैसे आ गए हैं, आज दोपहर स्कूल आके ले लेना। एमसी बोलता है जरूर थैंक यू टीचर। टीचर बोलता है वैसे आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए, क्या वुमेन तुम्हारे अकेडमी शेड्यूल डिस्कस नहीं करना था। एमसी बोलता है मैंने भी कुछ सोच रहा था टीचर सॉन्ग, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा इसलिए मैं एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं अभी आपको सब कुछ ठीक से समझा नहीं सकता, अगर कुछ और चाहिए हो तो बताना। उसका टीचर बोलता है सुनो। फिर मन में सोचता है और बोलता है मेरे पास ये सोचने का वक्त नहीं है कि स्ट्रॉन्ग बनने से लोग तुम्हें टारगेट करने लगेंगे। मैं अपनी पूरी ताकत दिखाना चाहता हूँ और सबको हिला देना चाहता हूँ, फिर अपना टैलेंट दिखा के मैं ज्यादा रिसोर्सेज हासिल कर सकता हूँ। मुझे सबसे कम समय में पीक तक पहुँचना होगा और फिर फ्यूचर बदलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। वैसे तुझे ये करना भी चाहिए। फिर अगले दिन फ्यूचर में होता है एंड बोलता है इली जो भी कल्टीवेशन मेथड रिफ्लेक्शन और मटेरियल आर्टिस्ट नोट अवेलेबल है सब पूल करो और जो मेरे परमिशन के अंडर आते हैं। इली तो मान जाती है, वो तो कहती है ठीक है सर्च कंप्लीट, वो सब आ गए इसके सामने रिजल्ट। ये तो बहुत ज्यादा है, रिजल्ट का फिल्टर करो और सिर्फ वो टेक्निक दिखाओ जो रैंक मटेरियल आर्टिस्ट के लिए बेस्ट है और जो सबसे ज्यादा वर्क वेल भी है। मान जाती है एआई और कुछ रिजल्ट फिर इसके सामने दिखाया होते हैं। एमसी सोचता है और बोलता है ये तो पिछले 10,000 सालों का बेस्ट टेक्निक्स हैं। पहली टेक्निक स्टील और बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक इंट्रोडक्शन वॉल्यूम जिन्हें वांग ही ने बनाया था, जो वर्ल्ड मटेरियल आर्टिस्ट के रैंक 1 पावरफुल थे। प्रोजेक्ट प्रोसेस में ये टेक्निक शामिल की गई है। दूसरा नेचुरल ब्रीथिंग टेक्निक और कुछ यंग जियोन ने बनाई है और जो रैंक 2 पावरफुल थे वो वर्ल्ड मटेरियल आर्टिस्ट का प्रोजेक्ट फ्रिश में ये भी शामिल है। और तीसरा क्रिस्टल सिचुएशन टेक्निक जो शिफैंग ने बनाई है, जो वर्ल्ड मटेरियल अलायंस के रैंक 2 पावरफुल थे। प्रोजेक्ट प्रोसेस में ये भी शामिल है। रैंक 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 अभी तक सबसे पावरफुल मटेरियल आर्टिस्ट सिर्फ रैंक 9 तक ही पहुंचे हैं। ये मेरे सामने तो 3 रैंक 11 पावरफुल लेगेसी पड़ी है, ये तो कमाल है। चाहे ये सिर्फ शुरुआती वॉल्यूम ही क्यों ना हो, इनकी कीमत लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ये सारी टेक्निक प्रोजेक्ट फ्रेशर में शामिल ली गई है। लगता है वर्ल्ड मटेरियल अलायंस के पावरफुल हाउस अपने अंजाम पहले से समझ गए हैं। जब वो कुछ भी नहीं कर पाए किस्मत बदलने के लिए तो इन्होंने अपनी जिंदगी भर की सीख का इंसान संभाल कर छोड़ दिया, उम्मीद में कि आने वाले वक्त में कोई इस आग को जिंदा रखेगा। लेकिन शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आग को उठाने वाला कोई भविष्य का शक ही नहीं है, बल्कि मैं हूँ जो इनसे कई सालों पहले जीता था। स्टीलर बॉडी रिफाइन टेक्निक, ये टेक्निक इंसान को बॉडी को एक छोटी सी यूनिवर्स बना देती है। सारे व्यक्तियों को शांत करो और मन को एक जगह दिखाओ ताकि की हो खून को सुधार के बॉडी स्ट्रॉन्ग बन सके। अपने दिल और दिमाग को हर एक सेल में उतार दो, हर एक सेल को एक ऐसी ताकत से सितारा बनाने दो जो कभी खत्म ना हो। बहता हुआ खून का एक तेज मारते ग्लासेस में बदल दो। अपने अंदर के शरीर को एक कभी ना रुकने वाला बेहद विशेष सितारों के एक क्षेत्र में बदल दो। जो एक मटेरियल आर्टिस्ट के मस को इतना फैन देखकर डर लगने देखकर उसकी डिफेंस और स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो जाए कि सोच से बाहर हो। एक चलते हुए सितारे जैसी होगी, बिल्कुल वैसे ही शानदार जैसे मिल्की वे है। मन में सोचता है और बोलता है ये तो कमाल है। अगर वो बॉडी रिफाइन टेक्निक जो मैंने पहले की थी उसे इफेक्ट 1 था तो ये स्टीलर बॉडी रिफाइन टेक्निक का इफेक्ट 1000 या उससे भी ज्यादा है। जो टेक्निक मैंने शुरू में कर रहा था वो तो इसके सामने नॉर्मल एक्सरसाइज जैसी लगती है। अगला है नेचुरल ब्रीथिंग टेक्निक। नेचुरल ब्रीथिंग टेक्निक स्टेज 1 फायर ब्रीथिंग। तो फायर को कंज्यूम कर रहा है यार, और देखो तो ये तो फायर ब्रीथिंग है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी के अंदर हजारों आग जल रही है, मेरा खून तक उबलने लगा है। और ये तो सिर्फ पहली ब्रीथिंग टेक्निक है, अगर और एलिमेंट की ब्रीथिंग टेक्निक बचे हैं कमाल है। अब नेक्स्ट क्रिस्टल ब्रीथिंग टेक्निक। मन को शांत करो, अपनी इच्छा शक्ति को ताकतवर बनाओ और मटेरियल आर्टिस्ट के सबसे रहस्य बड़े स्पिरिटेड पावर को छोड़ कर दिखाओ। तो इसका मतलब ये स्पिरिटेड पावर की सोल्यूशन के लिए है। चलो एक बार ट्राई करता हूँ। एमसी की आंखें खुलती है, ये कहता है ये क्या है, एक माइंडस्केप। मन में सोचता है, बोलता है मटेरियल आर्टिस्ट की सोल्यूशन के स्पिरिटेड पावर बहुत जरूरी होता है। एक स्ट्रॉन्ग विल मटेरियल आर्टिस्ट जो किसी भी दिक्कत को डिस्ट्रैक्ट ना हो, चाहे कॉम्बैट पावर हो या सोल्यूशन का पेस। एक स्ट्रॉन्ग विल मटेरियल आर्टिस्ट हमेशा इन लोगों से ज्यादा पावरफुल होता है जिनके में बहुत सारी इच्छाएं होती है। इसको प्रैक्टिस कैसे करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर ये थोड़ा रिलैक्स होता है कि शायद धीरे धीरे ही समझ आएगा। फिर अपने वापस आता है और ये कहता है ये थकान जो हो रही है वो अलग ही लेवल की है, सपने में तो कभी ऐसे महसूस नहीं होती। कितनी बदबू आ रही है मुझसे, क्या ये मेरे पसीना है? वैसे ही जैसे सोचा था, माइंडस्केप में ट्रेनिंग करना मेरी रियल बॉडी पे भी असर डाल रहा है। अभी नहाने जा रहा हूँ। स्टील बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक और नेचुरल बॉडी टेक्निक एक साथ मिलकर मेरी बॉडी के अंदर की सारी गंदगी बाहर निकाल रहा है। सब कुछ मानना मुश्किल है और भाई
इतने ज्यादा स्कार आए हैं। मेरी कल्टीवेशन बिजली की स्पीड से बढ़ रही है। जब मुझे स्कॉलरशिप के पैसे मिल जाएंगे तब मैं टॉनिक और एक्सरे बनाने शुरू कर दूंगा। ये है 10,000 साल का एनुअल एक्सलेंट रिस्कैप। ये सिर्फ मेरी स्ट्रेंथ को ही बूस्ट नहीं करेगा बल्कि पूरी दुनिया का फिजमोनिकल रास्ता ही बदल सकता है। वापस से स्कूल का सीन हमें दिखाया जाता है और टीचर बोलता है तुम भी ना अगली बार स्कूल नहीं आने का डिसाइड करो तो पहले बताना तो चाहिए। कहता है समझ गया, ये तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ टीचर साहब, जो करना है करो पर हफ्ते में एक बार स्कूल जरूर आना। एमसी कहता है ठीक है। टीचर मन में सोचता है और बोलता है ये लड़का भी ना अभी तो सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं पर पता नहीं क्या लगता है जैसे अब मैं उसे समझ ही नहीं पा रहा। आई थिंक मेरे ख्याल से अब कहीं जा रहा है और ये मन में सोचता है अब मेरे पास थोड़े पैसे हैं तो सबसे पहले अपनी कमजोरी वैरायटी को सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। मेरे पास फ्यूचर के मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है जिसके लिए जो टॉनिक में खुद बनाऊंगा वो सबसे इफेक्टिव होगा। मेरे ख्याल से कोई पिल वगैरह बनाएगा, जो लोग धुआं देते हैं उनको पता ही होगा। बट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन मिलती है उसमें से इस एरा और मेरे कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से जो सबसे ज्यादा सूट करती है वो है मसल्स और ब्लड स्ट्रेंथनिंग डिस्ट्रीब्यूशन और मेरो नोसरिंग पिल। चाहे मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन कितनी भी सिंपल क्यों ना हो मुझे प्रोफेशनल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन की हीट या इंटीरियर की क्वालिटी में थोड़ा सा भी फर्क टॉनिक इफेक्ट में भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। इसलिए मुझे ये प्रोफेशनल अल्केमिस्ट लैब चाहिए। पूरा इक्विपमेंट खुद से खरीदना प्रैक्टिकल नहीं है। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि देखते हैं कि मैं किसी मेडिकल हॉल से इक्विपमेंट रेंट पर ला सकता हूँ। तुम हमारे अल्केमिस्ट लैब रेंट पर लाना चाहते हो? मजाक बना रखा है क्या? अल्केमिस्ट लैब पर मेडिकल आर्टिस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी सीक्रेट प्रिपरेशन तुम्हें ऐसे ही देखने दूंगा सिर्फ क्योंकि तुम चाहते हो? बिल्कुल नहीं, तुम जाओ यहाँ से। मन में सोचता है बोलते ये 7वीं जगह थी। वैसे भी ये रियलिस्टिक नहीं था। मेरे पास मसल्स और ब्लड स्ट्रेंथनिंग डेकोर के सारे इंटीरियर्स है। सच कहूँ तो मैं इतना सामान खरीद लिया है कि मैं ये डिस्क्रिप्शन की बना सकता हूँ। टीचर जोन का दिया हुआ ये कार्ड से 30,000 का नहीं था बल्कि ये पूरा 80,000 का था। शायद ये उनकी पर्सनल स्पॉन्सरशिप है। अगर कोई और रास्ता नहीं मिला तो मुझे ऑनलाइन थोड़ा बेसिक इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा और खुद ही ट्राई करना पड़ेगा। तो जगह को नोटिस करता है और बोलता है वहाँ वाकई में एक मेडिकल हॉल है। इससे सुनसान कोने में स्टोर खोलना शायद। ये स्टोर के अंदर जाता है और बोलता है हेलो मैं। बंदा अपने एमसी की तरफ देखता है और कहता है हेलो जो चाहिए खुद ढूंढो फिर ले आओ मेरे पास पेमेंट के लिए। एमसी बोलते मैं कुछ खरीदने नहीं है। तो बंदा बोलता है पेमेंट किए बिना भागने का सोचना भी मत। इस शॉप में हर जगह सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं, सब कुछ दिख रहा है हमें। जितने भी न्यूज सेल पेपर अब तक मिले हैं कम से कम दिखावा तो करते थे ना पूछने के मुझे क्या चाहिए। लेकिन ये आदमी लगता नहीं कि इससे कोई बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है। वाओ क्या चीज देगा, कुछ सीखना चाहिए क्या हूँ। मुझे कुछ नीचे रखता है वो तो भाई बदतमीजी पे होके कहता है क्या बकवास है ये, तू क्या चाहता है? एमसी तो भाई से इतने गुस्से से देख रहा है, वो तो उसकी फटके हाथ में आ गई। थोड़ा डर में कहता तू क्या चाहिए तुझे? एमसी थोड़ा सीरियस होकर बोलता है मुझे तुझसे एक सवाल पूछना है, क्या इस मेडिकल हॉल में अल्केमिस्ट लैब है? तो बंदा बोलता है मान लो है या मान लो नहीं है तो क्या तू यहाँ से टोनी लेने नहीं आया? वो इवन स्माइल की तरह बोलता है अगर है तो मेरे पास एक बिजनेस प्रोपोज़ल है तेरे लिए। अपने एमसी को कुछ दिखाता है और ये हमारे तय हुई डील 500 पर आवर या उसके हिसाब भी हो तो मैं तुझे मैक्सिमम 3 घंटे तक यूज करने दे सकता हूँ, समझा? और हाँ कहता है मुझे पता है तुम चाहते हो मैं पहले पेमेंट करूँ है ना? बंदा क्या बोलता है ठीक है लैब का यूज कर लो फ्रीली। कोड वगैरह पहनता है और बोलता है चलो फिर शुरू करते हैं टॉनिक्स बनाने का कोशिश नंबर 1। तो फिर सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स की तैयारी शुरू करता हूँ। एक मोटा इंग्रेडिएंट्स के रिजल्ट लो, उसका स्केल हाथों, उसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज को एक्टिवेट करो। ये नाइट्रोजन आगे डालो और उससे 35 कन्वेक्शन वाले मेडिकल मिक्सर में ब्लेंड करो और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को प्रेस करो। अगले स्टेप में एक कौन से मून स्टोन पर लिक्विड करना है। एक रेडियो एक्टिव लेजर रे को यूज करो और उसे एक्सपायरी वेलेथ पर एडजस्ट करो ताकि रेडियो एक्टिव रे रेडी हो जाएंगे। रेडियो तौर पर एक लिक्विड फॉर्म में बदलो, फिर उसे कलेक्ट करके ठंडा करो। लास्ट कम्बेट के लिए 30 ग्राम लिफ्ट तोड़ना। ट्री रूट को कट करो। मुफ्त ट्री के रूट काफी ज्यादा टफ होते हैं इसलिए मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा। दूसरी सारी प्रिपरेशन के बाद मुझे इंटेलिजेंट प्रोडक्ट्स के बाद मेडिकल प्रॉपर्टी एडजस्ट करनी पड़ेगी। फिर प्रॉपर रेटियो और रिएक्शन के हिसाब से मिक्स स्टार्ट करनी होगी और एंड में मिलेगा मसल्स और ब्लड स्ट्रेंथनिंग। मैंने कर दिखाया। मुझे लगा नहीं था कि पहली बार में सक्सेसफुल हो जाएगा लेकिन ये सच में काम कर गया, यानी ये तो मुझे खुद ट्राई करके ही पता चलेगा। जो भी लिक्विड बनाया होता है ये पी लेता है उसे और कहता है कुछ महसूस नहीं हो रहा, टेस्ट भी नहीं। क्या मैं फेल हो गया? फिर सोने से उसे कुछ
कंस्ट्रक्शन टाइप का कुछ होने लग जाता है इसे और ये नीचे गिर जाता है। आई थिंक कुछ तो असर हो रहा है इसे, हाफने लग जाता है भाई। ये कहता है क्या जबरदस्त असर है। जो वेट एडवांस करने के चक्कर में खत्म हो गई थी वो टोन वापस आ गई। सच कहूँ तो लग रहा है जरूरत से ज्यादा ही वेराइटी मिल गई है। पावरफुल होने के बावजूद भी बॉडी को कोई नुकसान नहीं हो, यकीन नहीं हो रहा। और तो और ये मेरी वेराइटी को मैसिवली बूस्ट करने के साथ साथ मेरी स्किन की डैश में बढ़ा रहा है, प्रोसेस छोटा कर रहा है और स्किन को व्हाइट और मोनेटिस भी बना रहा है। ये 1000 साल के मेरे अर्थ नॉलेज के सच में एक धमाकेदार हुआ नतीजा है। इसके गेट पे कोई भाई दरवाजा खड़काता है। ये कहता है क्या हुआ, अभी तक टाइम खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा था ना जब तक मैं अंदर हूँ डिस्टर्ब मत करना। बंदा आता है कहता है समझने का टाइम नहीं है, जल्दी जाओ पीछे वाले दरवाजे से निकल जाओ फटाफट। वो वापस आ गई है मेरी बॉस। आता हुआ मैं दिखाता है और ये है इसकी बॉस। यहाँ से हमारा आज तक का पार्ट खत्म होता है। मुझे पता है कि मुझे पिछली संडे वीडियो डाल देनी चाहिए थी, बड़ी तौर पर मैं नहीं डाल पाया, मैं कई जगह बिजी भी था। सब बताना तुम सबको ये वीडियो कैसा लगा पार्ट 2। मुझे भी पता है काफी ज्यादा हमें रात भी खुलने को मिले हैं। मैं तो चाहिए तुमसे बताना कैसा लगा। हाँ अब देखते हैं कि जो बॉस है वो शंगलू के साथ क्या करती है। ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट 3 के बारे में बताने को मिलेगा। तो जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब और बेल का दबा दे और भी ऐसे वीडियो मानवास एक्सप्लेन के लिए। सो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। sayonara।